और बहुत से फॉरेनर्स इंडिया में आके स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख के जा रहे हैं। तो क्या नई टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम मेडिटेशन और ध्यान की जो बातें करें, तकनीक के माध्यम से मेडिटेशन में कुछ है? लेकिन मेडिटेशन केवल चैंटिंग या आंख बंद करके मन का रिलैक्सेशन नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे आपको सीखना होगा। नमस्कार। तो स्ट्रेस के ऊपर में मेरे ख्याल से आप अप्रिशिएट कर रहे होंगे 2 वीडियो देखने के बाद में कि वाकई जो बातें यहाँ कही गई इसके पहले आपने वाकई कहीं नहीं सुनी होगी। मॉडर्न मेडिकल के प्रोस्पेक्टिव को लेकर के और वैदिक विज्ञान को लेकर के कि तनाव तो दोनों सदियों में होता आ रहा है, चाहे युग कोई भी रहा हो, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर का रहा हो, तनाव सबको रहा है। तनाव तो दुर्योधन को भी था, तनाव तो कृष्ण को भी हुआ, तनाव तो राम को भी था और दशरथ को भी था। भय सबको था, दुख सबको था, फिर भी ये अपने आप को उस परिस्थितियों से बाहर निकाल के ला लिए थे। ऐसी क्या चीज थी? क्यों कृष्ण को सबसे बड़ा मेंटोर कहा जाता है? क्यों कृष्ण को सबसे बड़ा उपदेशक कहा जाता है? जितनी समस्याएं भगवान कृष्ण के जीवन में आई उतनी तो शायद किसी के जीवन में नहीं आई। फिर भी वो तनाव में नहीं आए, वो स्ट्रेस में नहीं आए। ऐसी कौन सी कला थी जो कुरुक्षेत्र के मैदान पे उन्होंने अर्जुन को दे दिया और अर्जुन विजेता बन गए, सबसे बड़े धनुर्धर बन गए और सदियों तक उन्होंने राज किया और आज उसी उपदेश को पूरा विश्व मानता है। क्या है उसका मॉडर्न पहलू और क्या है उसका वैदिक पहलू? स्ट्रेस में कारगर मेडिकल साइंस की भाषा को वैदिक विज्ञान के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इस अंतिम अंक पे स्ट्रेस का सॉल्यूशन पार्ट मिस मत करिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम यहाँ बताएंगे पुनः 2 पर्सपेक्टिव में। सॉल्यूशन का पार्ट है स्ट्रेस का, पहला पार्ट मेडिकल साइंस से और दूसरा फिर वैदिक विज्ञान, और तीसरा भी बताऊंगा क्योंकि वीडियो 3 में है, तीसरा पर्सपेक्टिव भी होगा कि कैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस को वैदिक विज्ञान के साथ जोड़ करके स्ट्रेस से उबरा जा सकता है या स्ट्रेस वाली परिस्थितियों में हम बैलेंस रह सकते हैं अपने आप को। तो स्वागत है डॉक्टर साहब, फिर से एक बार आपको बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर अनिल। नमस्कार पंडित जी, एक बार फिर से। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेस की, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल प्रॉब्लम को डिफाइन करना नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन की तरफ चलने की बात है। तो स्ट्रेस जो आज का सबसे बड़ा टॉपिक है, पूरा विश्व इससे गुजर रहा है, स्ट्रेस पेंडेमिक चल रहा है, क्या सॉल्यूशन होंगे? सॉल्यूशन को हम 2 पर्सपेक्टिव में समझेंगे, एक है वेस्टर्न अप्रोच और एक है वैदिक अप्रोच, ईस्टर्न अप्रोच, इंडियन अप्रोच। तो वेस्टर्न अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न अप्रोच 2 चीजों को मानता है, एक बॉडी को और एक माइंड को, और वो कहता है कि स्ट्रेस मन में पैदा होता है और शिकार बॉडी होती है, यानी साइकोसोमेटिक डिजीज होती है। दूसरा, परेशान मन होता है और मन स्ट्रेस जब होता है तो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, यानी कि कहीं ना कहीं एडिक्शन, अल्कोहल, टोबैको, शॉपिंग, एबनॉर्मल बिहेवियर्स की तरफ जाता है, एबनॉर्मल एडिक्शंस आ जाते हैं। लेकिन जो हमारी वैदिक फिलॉसफी है, वैदिक फिलॉसफी ईस्टर्न फिलॉसफी वेस्टर्न फिलॉसफी से कहीं बड़ी है, क्योंकि यहां पर 5 कोश की बात कही गई है। तो वैदिक फिलॉसफी कहती है कि तनाव आता मन से है और भुगतना शरीर को पड़ता है, क्योंकि शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। दूसरी तरफ भुगतना पड़ता है इंटेलेक्ट को, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कोश बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है, बुद्धि की जो क्षमता है, विवेक करने की जो क्षमता है, वो खत्म हो जाती है। तीसरी तरफ आपका जो ऑरा और पर्सनैलिटी है, प्रभाव जो है, जो आप छाप छोड़ते थे दूसरों के ऊपर, वो कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारी वैदिक फिलॉसफी है वो ऑरा की बात करती है, आभा मंडल की बात करती है। तो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम फिजिसिस्ट जो थे, उन्होंने इस बात को समझा कि वेस्टर्न फिलॉसफी अधूरी फिलॉसफी है और ईस्टर्न फिलॉसफी जो है, जो ऑरा की बात करती है, पंचकोश की बात करती है, उनका झुकाव इस तरफ हुआ और उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी। तो जब डिवाइसेस उन्होंने क्वांटम डिवाइसेस बनाई, ऑरा को देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देखा, बायो फील्ड को देखा, तब उन्हें समझ में आया कि स्ट्रेस केवल बॉडी और माइंड को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपके इंटेलेक्ट को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके सोल को भी अफेक्ट कर रहा है। तब उन्होंने समझा कि ईस्टर्न अप्रोच इज मच बेटर देन वेस्टर्न अप्रोच। चलो, अभी ईस्टर्न अप्रोच इज मच बेटर देन वेस्टर्न अप्रोच आप ये कह रहे हैं, पर ये समझे और हमारे दर्शक ये समझे ईस्टर्न अप्रोच क्या है और वेस्टर्न अप्रोच क्या है।
तो पहले वेस्टर्न अप्रोच की ओर चलते हैं, क्योंकि Right. मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात है। तो वेस्टर्न अप्रोच क्या कहती है? स्ट्रेस जैसी जो स्थिति निर्मित हो रही, जो परिस्थितियां आ रही है, जो हमको एनवायरनमेंट मिल रहा है, उस पे हम कैसे स्टेबल रह सकते हैं? देखिए, वेस्टर्न अप्रोच क्योंकि बॉडी और माइंड की बात करता है, तो वो क्या करता है, बेसिकली माइंड से बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे एंग्जाइटी हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो उसके सिम्टोमेटिक मेडिसिन दिए जाते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि माइंड पजल्ड हो रहा है, स्ट्रेस्ड हो रहा है, तो उसे रिलैक्स करने के लिए कुछ ब्रेन के रिलैक्सेशन के लिए कुछ फिर पिल्स दी जाती है। तीसरी बात आती है, नींद अगर नहीं आ रही है तो फिर नींद इंड्यूसिंग, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स दी जाती है। तो पहली अप्रोच हो गई ड्रग्स यानी टैबलेट या इंजेक्शंस। दूसरी अप्रोच उन्होंने फॉलो की वो है काउंसलिंग, क्योंकि जब काउंसलिंग करते हैं तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, अभी हम दोनों जो बातें कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड के द्वारा सुन रहे हैं और उन्हें परसीव कर रहे हैं और सब कॉन्शियस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बदलाव होता है वो सब कॉन्शियस लेवल पर होता है। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड सुनता है तो कॉन्शियस माइंड बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट कर देता है, काउंसलिंग में नहीं मानता वो, इसीलिए काउंसलिंग से बहुत ज्यादा लंबे समय तक असर नहीं आता। तब वेस्टर्न लोगों ने एक अप्रोच निकाली हिप्नोथेरेपी की, यानी कि कॉन्शियस माइंड को बंद कर दिया जाए। काउंसलिंग माइंड बहुत सारी बातों को नहीं मानता, अभी डॉक्टर साहब ने कहा, क्यों नहीं मानता? अगले लिंक पे जरूर बताऊंगा मैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी चीजें होंगी और आपको समझना जरूरी होगा कि जब हम कॉन्शियसली सुन रहे हैं तो फिर ये कौन बला है जो हमारी बातों को निगलेक्ट कर देता है और अनसुना कर देता है, और क्यों करता है? जुड़े रहिएगा। जब कॉन्शियस माइंड को पता है कि वो स्ट्रेस ले रहा है और वो स्ट्रेस से बाहर आना चाहता है, लेकिन स्ट्रेस ले कौन रहा है, इफेक्ट कौन कर रहा है? सब कॉन्शियस माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड बाहर नहीं निकलना चाहता है, वो इमोशनल है और इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है थिंकिंग स्ट्रेस की वजह से, लॉजिकल स्ट्रेस के कारण नहीं, इमोशनल स्ट्रेस। तो हिप्नोथेरेपी में कॉन्शियस माइंड को बंद कर दिया जाता है हिप्नोटिक कमांड्स देकर, और पर्सन को एक ट्रांस स्टेट में लाया जाता है। ट्रांस स्टेट मतलब हाइपर सजेस्टिव स्टेट, जहां पर पर्सन यस 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 मानता है, बोलता है और सजेस्टिव होता है। तो ऐसे में उसे फिर कमांड्स दी जाती हैं हिप्नोथेरेपी के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड में कि आई एम रिलैक्स, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन हैंडल ऑल सिचुएशंस ऑफ माय लाइफ। तो इस प्रकार की जब कमांड्स दी जाती हैं तब धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और स्ट्रेस फ्री होना शुरू होता है, और हिप्नोथेरेपी डेफिनेटली बेनिफिट देती है। तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हिप्नोथेरेपी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन हिप्नोथेरेपी से द्वारा भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है स्ट्रेस का। हिप्नोथेरेपी से बेनिफिट होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में रिलैक्सेशन मिलता है, इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड का झुकाव आजकल ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ हो रहा है। वो ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सी क्रियाएं हैं, योगिक क्रियाएं, और वो कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा स्ट्रेस का परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए। और बहुत से फॉरेनर्स इंडिया में आके स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख के जा रहे हैं, लाइफ मैनेजमेंट सीख के जा रहे हैं और वैदिक फिलॉसफी के साथ जुड़ रहे हैं। तो जहां वैदिक फिलॉसफी की बात आती है, हिप्नोथेरेपी, काउंसलिंग, ये दोनों तो पार्ट ऑलरेडी प्रेजेंट थे हमारे वैदिक सिस्टम में, बिल्कुल ये भी पार्ट थे हमारे यहाँ। उसके साथ साथ जो रसायन, जो आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसे रसायन थे, अश्वगंधा वगैरह, जो माइंड को रिलैक्स कर देते थे, बॉडी को रिलैक्स कर देते थे, वो भी हमारी थेरेपी का एक पार्ट होता था। ऐसा नहीं कि इस वेस्टर्न वर्ल्ड ने कुछ नया क्रिएट किया, हमारे वैदिक सिस्टम में सारी चीजें थी, लेकिन हमारे वैदिक सिस्टम को यह भी पता था कि इन तीनों के द्वारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो 5 कोश की बात होती थी। तो वैदिक विज्ञान में क्रियाओं का सहारा लिया गया। वैदिक विज्ञान के जो ऋषि मुनि थे उन्हें पता था कि स्ट्रेस जो नाड़ियों को बंद कर रहा है, जब तक अपन नाड़ियों को नहीं खोलेंगे तब तक इफेक्ट परमानेंट ठीक नहीं होगा। तो वो क्या करते थे, उन्होंने बहुत सारी क्रियाएं डेवलप करी, जैसे क्रिया योग। क्रिया योग के दौरान जब आप नाड़ियों को खोलते हैं, मेजर नाड़ी, माइनर नाड़ी, ये 3,52,000 जो 6 नाड़ियां हैं ये खुलनी शुरू होती हैं। इसी प्रकार से आर्ट ऑफ लिविंग का जो सुदर्शन क्रिया है वो भी एक स्पेशल प्रकार की क्रिया है जिसके अंदर नाड़ियों को खोला जाता है। शिव योग की जो क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं योगिक, अलग अलग प्रकार की, राजयोग, भक्ति योग, ईशा योग, ये जो क्रियाएं करवाई जाती है, इन क्रियाओं को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस थे, वो खोलती है। और जब एनर्जी खुलती है तो माइंड के लेवल पे फील गुड होना शुरू होता है, इंटेलेक्ट एक्टिव होती है और फिजिकल बॉडी की डिजीज रिवर्स होती है। और मेडिकल
साइंस इस बात को भली भांति समझ रहा है कि कुछ मिसिंग है मेडिकल साइंस में, और वो तलाश कर रहा है कि कौन सी चीजों को जोड़ा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो साइंस का लॉजिकल थिंकिंग है वो आड़े आ जाता है कि ये चीजें साइंटिफिक नहीं है, तो हम इसे एड ऑन कैसे कर ले। नहीं, इन्हें साइंटिफिक वे में समझने की जरूरत है, साइंस के लेंस से समझने की जरूरत है। अगर समझ ले और दोनों को इंटीग्रेट कर दे तो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों को हाथ मिला के चलने की जरूरत है। राइट। तो जब आप ईस्टर्न साइंस की बात करते हैं, आपने तो सारी क्रियाएं, योगों की बात की, बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी बहुत सारी वो क्रिया कराते हैं, आपने कई क्रियाओं का नाम भी ले लिया। अब इस पे सबसे बड़ा जो नाम होता है ना, जो पिछली वीडियो में हमने कहा था कि सॉल्यूशन पार्ट में हम आपको ले चलेंगे तो नाम लेंगे, उस पे आ रहा हूँ, मेडिटेशन। राइट। ध्यान। और इसे योग, गीता में एक कर्म योग के साथ साथ में ध्यान योग भी है, ज्ञान योग में ध्यान। तो ध्यान को बड़ा महत्व क्या है, और हम कई बार ऐसे बात करते हैं ना, तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान नहीं लग रहा है, वो ध्यान और ये जो मेडिटेशन वाला ध्यान है, दोनों में क्या अंतर है, पहले वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे क्या है, फिर हम ईस्टर्न पॉइंट पे भी आएंगे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जब समझना शुरू किया कि ऐसा ईस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा क्या है, हमारी इंडियन फिलॉसफी में ऐसा क्या चीज है जो सॉल्यूशन दे सकती है, तो उन्हें दो शब्द समझ में आए, एक योग और एक मेडिटेशन, और तीसरा आयुर्वेद। तो योग में उनको यह समझ में आया कि कुछ आसन है और आसनों को करने से फील गुड होता है। तो इसीलिए आज की डेट में जो वर्ल्ड योगा डे है, वर्ल्ड योगा डे को लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि मैट के ऊपर खड़े होकर आसन करते हैं, और उन्हें उससे अच्छा लगता है क्योंकि बॉडी की स्ट्रेचिंग भी होती है, कुछ नाड़ियां खुल भी जाती हैं और फील गुड होना शुरू होता है। 21 जून को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, पूरा विश्व योग मनाता है 21 जून। ठीक 6 महीने बाद 21 दिसंबर पूरा वर्ल्ड मेडिटेशन डे मना रहा है। यानी 21 तारीख का क्या महत्व है, अगले अंक में बताऊंगा। राइट। तो जो अब ये समझ में आया लोगों को कि वर्ल्ड योगा डे मनाने के बाद लोगों को समझ में आया कि योग एक साइंस है। अब लोग समझ रहे हैं कि योगा बियॉन्ड मैट जाने की जरूरत है, योग को एक पूरा विज्ञान है जिसे डीपर लेवल पे समझने की जरूरत है। ये वर्ल्ड योगा डे ने एक अवेयरनेस क्रिएट की पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब इस योग के अंदर एक डीपर पार्ट है, वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन केवल आंख बंद करके कुछ चैंटिंग या मन का रिलैक्सेशन नहीं है। मेडिटेशन एक पूरा विज्ञान है, जो मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो से निकाल के जरूर देखिए, ताकि मेडिटेशन को आप डीपर लेवल पर समझ सकें। लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जा सकते देख सकते हैं। तो मेडिटेशन एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, पांचों कोशों को ठीक किया जा सकता है। किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा। लेकिन मेडिटेशन केवल चैंटिंग या आंख बंद करके मन का रिलैक्सेशन नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे आपको सीखना होगा। नाड़ियों के अंदर जाके कैसे लाइफ फोर्स एनर्जी को आपको ओपन करना है, जहां जहां ब्लॉकेज है उसे ओपन करना है, फ्लो करवाना है। तो जैसे जैसे आपके फिजिकल बॉडी की नाड़ियों के ब्लॉकेज खुलेंगे तो आपकी फिजिकल बॉडी की डिजीज ठीक होगी। जैसे ही मनोमय नाड़ियों के ब्लॉकेज खुलेंगे तो मन प्रसन्न चित्त होगा। जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल विज्ञान में कोश की नाड़ियों के जो ब्लॉकेज हैं वो खुलेंगे तो बुद्धि एक्टिव होगी, सुप्रा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। और जैसे जैसे आपके जो सोल की तरफ जो नाड़ियां जा रही हैं वो नाड़ियां खुलेगी, तब आप अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा पाएंगे। आप सोशली और स्पिरिचुअली कनेक्टेड पाएंगे और आपकी लाइफ में एक नई उमंग, एक नया पर्पस, एक नया पैशन आएगा जो आपके ऑरा को एक्सपांड कर देगा। ये है हमारा ईस्टर्न साइंस, ये है वैदिक फिलॉसफी। ठीक है, अब डॉक्टर साहब लास्ट में चलते हैं। हमारे दर्शकों को समझना होगा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न, वेस्टर्न पूरा नहीं है, वो अपने आप को यह मान रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी, अधूरा है, अधूरा कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी, जिसकी तलाश में वेस्टर्न साइंस है। और ईस्टर्न साइंस कहता है, बताता तो पूरा है, लेकिन बहुत बड़ा है, वृहद है, गहरा है और कुछ लोगों के लिए कठिन है। राइट। तो अब आते हैं एक और, तब हम तकनीकी का सहारा लेते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं कि उस जो कठिन काम है उसको थोड़ा सा इजी किया जाए। डॉक्टर अनिल, तो क्या नई टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम मेडिटेशन और ध्यान की जो बातें करें, जो आपने अभी साइको इम्यूनोलॉजी की बात की, साइकोसोमेटिक की इतनी सारी बातें की, तकनीक के माध्यम से मेडिटेशन में कुछ है? डेफिनेटली। अब ये साइंसेस को जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि मैंने पहले मेडिकल साइंस को समझा, तो मुझे ये स्ट्रेस का ये मेडिकल एस्पेक्ट समझ में आया। और मुझे समझ में आया कि स्ट्रेस मन से पैदा हो रहा है और डिजीज बॉडी में हो रही है, सफर बॉडी को करना पड़ रहा है, और 80% डिजीज साइकोसोमेटिक है। फिर 20% जो लाइफस्टाइल की वजह से है वो भी है। लेकिन सॉल्यूशन वेस्टर्न साइंस में नहीं मिल पाया। वेस्टर्न साइंस
एक अच्छा विज्ञान है, मेडिकल साइंस भी एक अच्छा विज्ञान है, लेकिन अधूरा विज्ञान है, हम उसे नकार नहीं सकते, उसकी भी मदद लेनी है, उसे साथ में लेके चलना है। लेकिन वेस्टर्न साइंस जब खुद ढूंढ रही है कि इस अधूरे विज्ञान को पूरा कैसे करना है, तो ईस्टर्न साइंस को इसमें जोड़ना होगा। और दोनों के बीच का जो मिसिंग लिंक है वो है क्वांटम फिजिक्स। अगर क्वांटम फिजिक्स को बीच में ऐड ऑन कर दिया जाए, सैंडविच है ये, एक नीचे का एक ऊपर का, और बीच का जो सैंडविच है वो है क्वांटम फिजिक्स। क्योंकि क्वांटम फिजिसिस्ट ने जब इन चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया ईस्टर्न साइंसेस को, तो उनको समझ में आया कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर में जो चीजें हम समझ रहे हैं, तो ये हमारी वैदिक फिलॉसफी को साइंटिफिक वे में समझा जा सकता है। इसीलिए क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद हमारी वैदिक फिलॉसफी वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा प्रॉपर वे में अडॉप्ट हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। मैंने 2017 से इन चीजों को प्रैक्टिकल वे में लाना शुरू किया। रिसर्च तो मैं बहुत पहले से कर रहा था, 2008 से, लेकिन 2017 में मैंने प्रैक्टिकल इनको एक मॉडल की फॉर्म में लाया। क्वांटम फिजिक्स, वैदिक फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी तीनों को जोड़कर क्वांटम फिजिक्स की मदद से हमें बॉडी बियॉन्ड बॉडी को समझना है, जो मैंने बुक भी लिखा कि फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड आप 5 कोश हैं, और इन 5 कोश को जोड़ने का काम करती है नाड़ियां, और इसके अंदर है लाइफ फोर्स एनर्जी। अब क्वांटम डिवाइसेस की मदद से आप ये देख सकते हैं कि मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी कहाँ ब्लॉक है, कौन सी नाड़ी बंद है और कितनी बंद है। दूसरा पार्ट है फिर आपको रूट कॉज समझना है कि कारण क्या है। रूट कॉज समझने के बाद आपको समझना है कि सेल्फ रियलाइजेशन की यस, एक्सेप्टेंस की यस, ये कारण है। तो वैदिक फिलॉसफी कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन सबसे पहली चीज है। फिर दूसरा दीजिए सेल्फ रियलाइजेशन के बाद सेल्फ नोइंगनेस कि मैं हूं क्या, क्योंकि आप 5 कोश है और 1 कोश समझ रहे हैं। तो जब ये क्वांटम डिवाइसेस आप अपने 5 कोश को देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आप अपने आप को अधूरा समझ रहे थे। तीसरी चीज है कि जब आप वैदिक फिलॉसफी के साथ जुड़ते हैं, वैदिक फिलॉसफी, वेदांत के अंदर में वो नॉलेज है, वो विजडम है, जब आप उसे सुनते हैं तब आपका जो स्ट्रेस को हैंडल करने का पर्सपेक्टिव है, तरीका है, वो बदल जाता है। जैसे गीता के जब आप श्लोक को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, तो आप लाइफ की बहुत सारी चीजों में जहां स्ट्रेस ले रहे थे, आप लेट गो करना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को आप दिल में ईर्ष्या के साथ बिठा के रखे थे, उन्हें रिलीज कर देते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। फिर आपको समझ में आता है कुछ इस तरह से जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। यानी आपका एक माइंड का जो प्रोस्पेक्टिव है बड़ा लेवल पर हो जाता है। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, राइट नॉलेज। क्योंकि वैदिक विज्ञान में कहा गया अविद्या इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। वैदिक विज्ञान में कहा गया है रॉन्ग थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, गीता में कहा गया। एंड राइट नॉलेज इज द ओनली सॉल्यूशन, और ये राइट नॉलेज है वेदांत के पास। इसके बाद केवल इतना ही नहीं, यहां पर वैदिक विज्ञान में एक विज्ञान जोड़ा गया है क्रियाओं का, चक्रों का, नाड़ियों को खोलने की क्रियाओं का। और जब आप उसे चाहे बिना नॉलेज के भी इंप्लीमेंट करें, मान लीजिए आप किसी को नॉलेज नहीं है उन चीजों की, लेकिन वो क्रियाओं को प्रैक्टिकल वे में डेली बेसिस पे करना शुरू कर दे, वही रिजल्ट आएंगे। तो मैंने जब इन चीजों को समझा, तो मुझे समझ में आया कि नाड़ी और चक्र ही एक ऐसी चीज है जो आपके 5 कोश से जुड़ी हैं। इन्हें देखना पहले जरूरी है। देखने से क्या, आपका विश्वास आता है, आपको बिलीव आता है। फिर आपको वैदिक विज्ञान की उन क्रियाओं के साथ जुड़ना है जो आपके चक्र और नाड़ियों को खोल सके। तो हमने पूरा रिसर्च करके वो सारी टेक्निक्स जो वैदिक विज्ञान की इंपॉर्टेंट क्रक्स थी, उन्हें मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइंस के साथ कॉम्बिनेशन में इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच में लाया। और आज हजारों लोग इन चीज़ों से बेनिफिट लेके अपनी फिजिकल बॉडी की डिजीज को ठीक कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ सॉल्यूशन पा रहे हैं, मेंटल डिजीज से बाहर आए हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी को और खुद को एक नए वे में एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये जो मुझे समझ में आया, मैं चाहता हूं कि मैं अब इस दुनिया को भी समझाऊं। जिन लोगों को समझना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं इसे समाज के लिए दूं, लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस नॉलेज की तलाश में ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड में, और लड़ रहे हैं। हम लड़ना नहीं है, हमें साथ लेके चलना है। कोई भी नॉलेज जो मानव जाति के उत्थान के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसे एक्सप्लोर करके इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। ठीक है। आपके वीडियो में बार बार एक वर्ड आता है, वो है साइकोन्यूरोबिक। राइट, थोड़ा सा इसको बताएं इस वीडियो में, साइकोन्यूरोबिक क्या है एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम मेडिटेशन। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक ब्रांच था जो हमने डिस्कशन किया कि कैसे माइंड से इम्यून, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम प्रभावित हो रहा है, जिससे हमारे को बॉडी में डिजीज आ रही है, मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही है। साइकोन्यूरोबिक एक ऐसी टेक्निक्स है वैदिक विज्ञान की, जिसमें आप लाइफ फोर्स एनर्जी को सोर्स से टैप करते हैं, सोर्स से, वाया योर सोल,
और उसे माइंड और नाड़ियों के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा सेल तक लेके जाते हैं। और जहां जहां पर लाइफ फोर्स एनर्जी का प्रॉब्लम है, उस बैलेंसेस को वापस, इम्बैलेंसेस को बैलेंस में लेके आते हैं। और ये टेक्निक्स जो हैं, ये माइंड के विजुअलाइजेशन का, कलर विजुअलाइजेशन का, मुद्रा विज्ञान का, सर्किट जो आपकी नाड़ियां है सर्किट के द्वारा, और साउंड फ्रीक्वेंसी का, यानी कलर फ्रीक्वेंसी, विजुअलाइजेशन, साउंड फ्रीक्वेंसीज, मंत्रा चैंटिंग और मुद्रा विज्ञान चैनलों को जोड़ना, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है जो एटीएम की तरह काम करता है। ऑल टाइम मेडिटेशन, एनीवेयर मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन चारों का जो ये कॉम्बिनेशन है, जो पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग में बताया, उनमें से ये जो 4 लिम्ब हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन चारों का कॉम्बिनेशन साइकोनिरोबिक में यूज किया गया है, जिसके द्वारा आप अपने आप को हील कर सकते हैं, बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये विज्ञान अद्भुत विज्ञान है। मैंने अपनी खुद की लाइफ में, अपने पेशेंट्स की लाइफ में, अपनी फैमिली की लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस देखे इस विज्ञान के साथ जुड़ने के साथ। फिर आप अगर और पूछेंगे कि और क्या है, तो बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा सकती, उसे फील किया जा सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। जुड़िए हमारे साथ अगर आप भी ये मेलोडी का मजा लेना चाहते हैं। तो विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं, भावनाएं केवल अभिव्यक्त की जा सकती है, बताए नहीं जा सकती है। किसी को एहसास कराया जा सकता है कि मैं कितना खुश हूं, बताया नहीं जा सकता। मैं कितना दुखी हूं, या केवल सामने वाले को एहसास कराया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता कि मेरा दुख कितना बड़ा है। ठीक उसी तरह ये जो टेक्निक है, जो डॉक्टर अनिल जी ने इजाद बताई है, रिसर्च की हुई है सब चीज़ों से, वो तो केवल फीलिंग की बात है, उसे एहसास किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि यह कारगर है, क्योंकि स्ट्रेस, ये कोई मना नहीं कर सकता कि उसे स्ट्रेस है या नहीं। उसकी शरीर की क्षमताएं और उसके मन की क्षमताएं हैं कि किसी का स्ट्रेस कितना बड़ा और किसका कितना कम है। लेकिन हर व्यक्ति आज स्ट्रेस है, ये बात विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनाइटेड नेशन भी कहता है। तभी तो 2 विशेष अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा करनी पड़ी। 21 जून योगा डे, जो कि आसनों का दिन है, जो कि नाड़ियों को खोलता है, जैसे डॉक्टर अनिल ने कहा, जो कि एक एनर्जी चैनल है, जिसकी पूरी बातें हमने पिछले वीडियो में कर डाली है। साथ ही साथ 21 दिसंबर, जो कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। 21 तारीख ही क्यों चुनी गई, फिर ये 6 महीने का अंतराल क्यों चुना गया? अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो हम अगले वीडियो में इसके ऊपर में लंबी से बात करेंगे, गहराई के साथ बात करेंगे। डॉक्टर अनिल की जितनी चर्चाएं अभी हमने की, अगर उसको आप विस्तार से और समझना चाहते हैं तो एक आपकी किताब है B3, बॉडी बियॉन्ड बॉडी, आप अमेजॉन में उपलब्ध है, आप उसे मंगा करके एक बार पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। दूसरी बात है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के ऊपर में डॉक्टर अनिल ने बात किया। आज हमने यहाँ पे चक्र विज्ञान के बारे में बात की, हमने साइको न्यूरोबिक के बारे में बात की। वो सारे वीडियो के लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, आपको समय मिले देखिएगा। उसके बाद यदि कोई प्रश्न है तो हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। वैसे हम लोग हर रविवार को जूम पे लाइव भी आते हैं। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें मैसेज करिए, हम आपको उसका लिंक भेजेंगे और आपके कई प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में आप सब लोग स्ट्रेस फ्री रहें, डिस्ट्रेस की ओर रहें। आपका लास्ट कोई संदेश जिस तरह कि आप देते हैं लोगों को, क्योंकि जब तक ये वीडियो लोगों के पास जाएगा तब तक लोग 9 वर्ष की स्वागत पे रहेंगे। और 9 वर्ष का स्वागत कुछ विशेष संकल्पों के साथ ही होना चाहिए। तो आपके पब्लिक के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए नए संकल्प। डेफिनेटली सब वीडियो देखने के बाद लोगों के अंदर जिज्ञासा जागेगी और मैं आपसे वादा करता हूं पांडे जी, हम एक अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम ये 21 दिसंबर मेडिटेशन डे और मेडिटेशन के डीप विज्ञान, साइको न्यूरोबिक्स के विज्ञान को और डीपर लेवल पे जाके बात करेंगे, ताकि बात ही नहीं, ताकि आपके मन की गहराई तक, आपके दिमाग की गहराई तक, आपके आत्मा की गहराई तक ये बातें समझ में आए और आप इसे डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करके स्वस्थ, मस्त, व्यस्त और जबरदस्त बने रह सकें। तो एक ही चीज कहूंगा, लिविंग विद ईज, नॉट विद डिजीज। अपने आप को इजीनेस के साथ चलने दीजिए,
अपने स्वभाव में रहे, ना अभाव में रहे, ना प्रभाव में रहे, स्वयं के स्वभाव में रहे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। तो रोग मुक्त रहे, तनाव मुक्त रहे, नव वर्ष 2025 का करे अभिनंदन। मिलूंगा अगले वीडियो पे। हाँ, अगर आप देख लिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत सारी जानकारियां लेकर के आऊंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नमस्कार, अनुमति दीजिए नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं नरेंद्र पांडे, डॉक्टर अनिल के साथ।